प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, बड़ी खबर है और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान एक मर्तबा फिर दुनिया के कैनवस पर इस तरह से उभरा है जैसे कि उभरने का हक है। और उसकी सबसे बड़ी वजह कि पाकिस्तान सालिसी का किरदार जो अदा कर रहा था उसमें कामयाब हो गया है। अमेरिका और ईरान के 2 हफ्ते की जंगबंदी पर बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ के चर्चे हो रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। और जो इनकी मुज़ाकरात इन्होंने किए थे और जो जितनी भी बातें कर रहे थे, दुनिया इस हवाले से एक अलग मौक़िफ़ रख रही थी, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे। और जिस कंटिन्यूटी के साथ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त हो रही थी, कल तक यूँ लग रहा था कि शायद मामलात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और कशीदगी बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे पहले ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो बहुत ही खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और ऐसे में जब इतनी ज़्यादा हीट हो, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो और इतना ज़्यादा एग्रेशन हो, ऐसे में मामलात को संभालना वाकई मायने रखता है। और इसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत ही दानिशमंदी के साथ, जुर्रतमंदी के साथ जो मौक़िफ़ उठाया है, सिफारतकारी की है, उसको हर जगह पर अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमसाया मुल्क भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। अब सीज़ फायर के हवाले से जो वक्त मिला है, अपेरेंटली इसके बाद कुछ टेम्परेचर में कमी आएगी और नुमाया तौर पर कमी आएगी। ईरान भी सोच विचार करेगा और पाकिस्तान एक मरतबा फिर जो निकात दिए गए थे, जो हमारे टेबल किए गई थी जो चीज़ें अमेरिका की तरफ से या ईरान की तरफ से, उन पर फर्दर निगोशिएट करेगा, बातचीत करेगा, जिससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसी सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। सीज़ फायर की सूरत हाल पर सबसे पहले हमें ज्वाइन करें सीनियर जर्नलिस्ट हैं काशिफ रफीक साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर शो को ज्वाइन करने के लिए। कल तक हम बहुत परेशान थे और तजब्जुब का शिकार थे और परेशानी का आलम था जब हम शो कर रहे थे रात 10 बजे, लेकिन आज सूरत हाल बड़ी हौसला अफजा है और वो डिस्ट्रक्शन नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह जो सोच रहे थे बहुत से लोग बैठकर, क्योंकि ट्रंप जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, उसके बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप क्या समझते हैं जो सीज़ फायर हुई है, जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है, दुनिया उसको रिपोर्ट तो कर रही है, ग्लोबली बहुत से कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, रिपोर्टिंग की जा रही है, पाकिस्तान का इनाम लिया जा रहा है, तो सर इसके अंदर पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबी है आप उसको किस तरह से देख रहे हैं और आगे पाकिस्तान किस तरह से इसको लेके चलेगा आपके नज़दीक? बहुत शुक्रिया शाइस्ता। और बिल्कुल आपने दोस्त कहा कि जिस टाइम पे कल आप शो कर रही थी उस वक्त तक वाकई एक बड़ी डिबेट थी और वफाकी दारुल हुकूमत में तो ये स्पेकुलेशंस थी कि आज ट्रंप क्या करेगा, ईरान के साथ क्या होगा, क्योंकि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो एक तहजीब जो है उसको शायद वो खत्म करने की जो गुफ्तगू है वो कर रहे थे और उस सारे मामले को। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की दिन रात की मेहनत, कोशिश, काविश, इसहाक डार साहब की कोशिश, काविश वो रंग ले आई और एक बहुत बड़ा खित्ते में जो नुकसान था वो टल गया वक्ती तौर पे। और अब जबकि ये सारी चीज रात जब 1 बजे वज़ीर आज़म साहब ने बाज़ाब्ता तौर पे ट्विटर पे एक रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट ट्रंप से और ईरानियन रजीम से कि वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें और चीजों को सीज फायर के ऊपर आए और चीजों को लेके चले, और उनकी रिक्वेस्ट जब सुबह 4 बजे तस्लीम कर ली गई, तो मैं आपके तवज्जो से देखने वालों को बताता चलूं कि ये सुबह 4 बजे का ही डेडलाइन टाइम था ट्रंप की तरफ से कि उन्होंने एक मैसिव अटैक करना था। राइट। तो और इस हवाले से आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कौम से भी खिताब किया, उन्होंने तमाम खतोखाल बताए कि उतना डीप नहीं बताए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक चीज तो सामने आ गई कि अमेरिका और ईरान जो है वो निगोशिएट करके अमन के लिए काम कर सकते हैं, आगे चलने को तैयार है। लेकिन शायद इसराइल जो है उसको इसके ऊपर तहफुजात है। इसराइल कहीं उसकी नीयत ये थी कि ये सीज फायर का मामला ना हो, और इसराइल का जो अनाउंस्ड और अनअनाउंस्ड अलाई है भारत, मोदी, वो भी ये चाहता था कि पाकिस्तान के सर पे ये सेहरा ना सजे, ये किसी और तरफ चला जाए और पॉइंट और कहीं और निगोशिएशन हो जाए, ताकि जो मई 25 में भारत को शिकस्त हुई है दिफाई एतबार से, सफारती एतबार से उसको शिकस्त ना हो और उसका बदला ले ले, एटलीस्ट उसको बराबर करने की कोशिश वो कर रहा था। सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब को दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। काशिफ, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा है फील्ड मार्शल साहब की मुलाकातें
उनके दौरे, और इससे पहले जो हमने भारत को जवाब दिया था, और इसके पैरेलल साइड पे रफीक हम जो कनेक्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के मैटर को लेकर, चाइना में भी जो हम बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि कितने एक ही जगह पर एक ही टाइम के अंदर कितने महाजों के अंदर हम इंडल्ज हैं, हम कनेक्ट हैं, और इसके बावजूद हम एक इंटरनेशनल इतने बड़े मैटर को रिजॉल्व करने में कामयाब हो गए हैं। तो डेफिनेटली इसका जो पूरा क्रेडिट है वो फील्ड मार्शल साहब को भी जाता है, और इसको दुनिया भी अप्रिशिएट कर रही है। आप उनकी क़यादत को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब उनको फील्ड मार्शल बनाया गया था तो उसके ऊपर भी एक खास तबके की जानिब से मखसूस किस्म के कमेंट्स पास किए गए थे, आपको याद ही होगा। अब उनको कैसा लग रहा होगा काशिफ? अच्छा देखिए, इसमें मैं उस आपके सवाल के जवाब से आने से पहले सिर्फ 2 जुमले ये कहना चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी चाइना ने उसको अफगान तालिबान रजीम को एंगेज करके पाकिस्तान के साथ चीजें जो है वो निगोशिएट करवा ली गई हैं, और जराए जो है वो कंफर्म नहीं करे, लेकिन मेरे जराए जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात के अंदर भी कोई एग्रीमेंट तय पा गया है। अब देखिए, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल है। चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया अफगानिस्तान का मामला रिजॉल्व कराने के लिए, चाइना ने पाकिस्तान को बैकिंग की ईरान के मामले के लिए। मैं ये समझता हूं कि देखिए, तनकीद करने वाले तो शायद आज भी तनकीद कर रहे हो और वो बीम मेख की तरह कोई ना कोई चीजें निकाल रहे हो, लेकिन मैं समझता हूं कि आज बीइंग अ पाकिस्तानी, और मुझे पाकिस्तानी होने पे आज बड़ा फख्र है, मुझे अपनी क़यादत पे फख्र है, मुझे अस्करी क़यादत पे फख्र है कि कम से कम आज पाकिस्तान का सुरखरू हुआ, और पाकिस्तान के जिसके पासपोर्ट को तज़हीक से देखा जाता था, जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म की जाती थी, आज पूरी दुनिया का मीडिया, आज पूरी दुनिया के लीडरान जो है वो पाकिस्तान की लीडरशिप को, शहबाज शरीफ साहब को, आसिम मुनीर साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यहाँ तक ये है कि इटली के साबिक जो सदर है, उन्होंने तो शहबाज शरीफ साहब को नोबेल के इनाम का हकदार भी करार देने की बात की है। मैं ये समझता हूँ कि ये वो इज्जत है जो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को दी, और ये मुखलिस क़यादत और कांस्टेंट माइंड और मुस्तकिल मिजाजी और बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन क्लियर होने के तहत हमें ये मुयस्सर आया। अब इसमें एक चीज बिल्कुल मुझे उस पे है कि चूंकि अफगानिस्तान के अंदर भी प्रॉक्सी खेली जा रही थी, भारत उसको फंडिंग कर रहा था, इसराइल उसको फंडिंग कर रहा था जी। वहां से उस महाज से भी भारत को डिफीट हुई है कि अफगान रजीम की पाकिस्तान के साथ जो है वो एक कनेक्टिविटी हो गई है, एक पीस प्रोसेस जो है इनिशिएट हो गया हुआ है। तो मैं समझता हूँ शाइस्ता कि ये पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्री फखरिया है, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और इस सब के बावजूद जो अगली बात है वो ये कि जुम्मे के रोज यहाँ पे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और हाई लेवल पे पीस टॉक्स होने जा रही हैं, और इसमें बहुत कभी इम्कान है कि इंशाअल्लाह ताला पीस प्रोसेस जो है वो आगे जाएगा और सस्टेन होगा। ईरानी कौम, ईरान का मुल्क जो है वो दोबारा इकोनॉमी की तरक्की की तरफ आएगा, खलीजी रियासतें इकोनॉमी की तरक्की की तरफ आएंगी, और पाकिस्तान में और अब हम उम्मीद करते हैं काशिफ कि वो उनके साथ जो ताल्लुकात के अंदर हमारी थोड़ी ऊंच नीच थी, मसाइल थे, वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अभी काशिफ हमें ज्वाइन करिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा उज़मा कारदार साहिबा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़मा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले बहुत 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 मुबारकबाद, पाकिस्तान जिस तरह से कामयाब हुआ है, और क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट, क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल, और जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है आलम उफ़क़ के ऊपर। तो सबसे पहले आपके क्या जज्बात हैं, हमें ये बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हों या पाकिस्तान से बाहर बस रहे हों, वो उनका सर फख्र से बुलंद है। और जो हमारी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे फील्ड मार्शल ने, हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने जो इस वक्त कलीदी किरदार अदा किया है कि पूरी दुनिया को एक बहुत ख़तरनाक जंग के धाने से वापस लाने का एक सालिसी का जो किरदार है, वो मेरे ख्याल में ना कभी पहले किसी ने सुना ना देखा। और मार्का हक के बाद अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी पाकिस्तान को, अब उसमें 10 गुना 100 गुना बल्कि इजाफा हो चुका है, और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि किस तरीके से ये जो एक खतरात हैं जो पूरी दुनिया में के ऊपर मंडला रहे हैं,
वो किस तरह से इस दुनिया में इंसानियत को और इंसान को और पूरे दुनिया के जो ममालिक हैं उनको इस जंग से बचाना है। जी। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो तिलमिला रहा है वो भारत है, क्योंकि उसने पूरी जब से हमारा वजूद हुआ, पाकिस्तान बना है, उसने हमारे खिलाफ लॉबिंग कर करके पूरी दुनिया को ये बावर करा दिया था कि ये तो टेरर एक्सपोर्ट करते हैं। अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान जो है वो मुल्क है जो अमन का दाई है और पीस कीपिंग में सबसे सफ़े अव्वल पे है जी, और बिल्कुल। हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि दुनिया में अमन कायम हो। तो ये एक पाकिस्तान का नया इमेज है जो पूरे खित्ते में उभर के, पूरी दुनिया में उभर के आया है। हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम है। बिल्कुल। ये बहुत एक मुश्किल दौर था और इसमें बैलेंस मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं था। और इस वक्त आप देखें कि जो ट्रम्प हैं वो भी हमारे तरफ देख रहे हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के और आसिम मुनीर हमारे फील्ड मार्शल के कहने की वजह से मौखर किया अपना ये जंग का इरादा। जी। और ईरान को भी हमने पूरी तरह से बावर करा दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपको भी थोड़ी सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है उसमें थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ेगी और 2 हफ्ते के लिए उसको खोलना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से ये इन दोनों फरीकों को इस पॉइंट पे लाना बहुत मुश्किल काम था। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके सामने है सारा कुछ। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन इसके बाद आप समझती हैं अब जुमे को यौम तशक्कुर भी मनाया जा रहा है और आगे बढ़ रहा है, अब दूसरा मरहला उज़्मा साहिबा शुरू हो रहा है इस निगोशिएशन के प्रोसेस का। जितने भी लोगों ने जितना भी बुरा चाहा इसके अंदर जो करने की कोशिश की, ईरान ने उठकर सऊदी अरब पर जो अटैक किया, उसके बाद सिचुएशन बड़ी तब्दील हुई और हमें भी लग रहा था कि अब इसका रुख बदल गया है। अब आने वाले दिनों में अब आप क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं, क्या समझ रही है कि यहाँ से ये आगे बढ़ेगा पीस प्रोसेस, या यहाँ पर भी आपको लगता है कि ट्रंप के ऊपर भरोसा उस तरह से नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि इसके अंदर मजीद मुश्किल वक्त आए, फेस करना पड़े? देखें, ट्रम्प साहब जो है ना वो उनकी ट्वीट से जाहिर हो गया है कि वो भी इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। फेस सेविंग जो है वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता उनको मिले जहां से वो निकलने की करें, क्योंकि आपने देखा है कि नॉर्थ कोरिया से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो भी इधर पहुंचा दिए गए ईरान। लेकिन जब ईरान ने सऊदी अरेबिया का रुख किया तो हमने 2 टोक कह दिया कि हरमैन शरीफैन को अगर आपने अटैक किया तो फिर हम आपके साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि हमारे जो कौम है, हम जो मुसलमान हैं, हमारा अवलीन फर्ज है कि हम हरमैन शरीफैन की हिफाजत करें। वो ईरानियन कौम को भी समझ आ गई और वो भी पीछे हट गए। तो वहां पे ये इजराइल जो है इसने पूरी दुनिया में, पहले गाजा में देखें इसने जुल्म कितना ढाया, 70,000 जानों को शहीद किया। बिल्कुल। अब अमेरिका में इतने मुजाहरे हुए हैं, कांग्रेस में भी इनके जो जंग के खिलाफ शदीद ऑपोजिशन भी है, एहतजाज भी है और ट्रम्प साहब बहुत मुश्किल में आ गए थे। जितने यूरोपियन यूनियन है बशमूल वहां पे आप यूके को देख लें, आप इटली को देख लें, आप फ्रांस को देख लें, आप स्पेन को देख लें, सारों ने हाथ खींच लिए थे। हर एक ने कहा था कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसे अमेरिका और इजराइल बेसिकली आइसोलेट हो गए थे और उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो गए थे। और जो अब उनके बॉडी बैग्स जाने शुरू हुए थे वापस, उसके तो उन्होंने और जो जिस किस्म की ट्वीट्स अब आ रही थी एक्स पे हमें नजर, वो तो पूरी कौम खड़ी हो गई थी इसके खिलाफ। तो इसलिए ट्रम्प साहब को भी समझ आ गई थी कि अब मेरी जितनी भी तदबीरें मैंने की थी और जो भी मैंने सोचा था वो सब उल्टी पड़ गई हैं। बिल्कुल सही। और जो रजीम चेंज का ख्वाब देखा था
वो अब ख्वाब की जगह वो एक नाइटमेयर बन गया। एग्जैक्टली तो और वो पाकिस्तान इसलिए से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था मैम कि प्लीज आप आए, बात करें, आगे बढ़े, कम फॉरवर्ड और इस चीज को लेकर रिजॉल्व करें। उनकी तरफ से इसकी बिल्कुल रिक्वेस्ट भी की जा रही थी बार बिल्कुल बार। बिल्कुल जी। क्योंकि देखें, क्योंकि पाकिस्तान ने बैलेंस कितना रखा, हालांकि सेंसिटिव सिचुएशन थी, और एग्जैक्टली इतना बैलेंस रखा कि इस वक्त भले से वो चाइना हो, भले से रशिया हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, अमेरिका हो, सारे जो हैं इस वक्त पाकिस्तान पे एतमाद कर रहे हैं, पाकिस्तान पे उनको कॉन्फिडेंस है। और इंशाल्लाह ताला जब ये पाकिस्तान अल्लाह ताला के हुक्म से ये एक जंग का खतरा जो है जब टल जाएगा, जी खत्म जब हो जाएगा इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक बूम कैसे आता है, क्योंकि इंशाल्लाह। लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है। अब सबको पता है कि हम एक उभरती हुई ताकत हैं। हमने बिल्कुल जिस तरह से भारत को शिकस्त दी 10 मई को, वो बिल्कुल। उससे हमारी साख इतनी वो एक बढ़ गई है, हमारा लोहा इतना लोगों ने मानना और शुरू कर आज के दिया है बाद कि फिर कोई। उसमें और आज के बाद फिर इजाफा ही हुआ है उसके अंदर। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम नादिर मीर साहब। सर आपको आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, आवाज आवाज उन तक नहीं आ रही। काशिफ आप साथ ही हैं? जी अच्छा ठीक है काशिफ, अब जैसे उज़मा कारदार साहिबा ने बात की, वो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आगे आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। हम इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं, हम डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम डिप्लोमेसी के हवाले से, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इन सब जगहों पर सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिन, ये जो सीज फायर के दिन है, हम इनकी बात कर रहे हैं सिर्फ, वो कितने अहम है? और इसके बाद आप जंगबंदी का ही ज्यादा देख रहे हैं रेशो कि उस तरफ ही बात जा रही है, या फिर इसके बाद खुदा ना खास्ता कोई एक और बड़ा हमला हो सकता है, या उसकी तैयारी हो सकती है, या उसका पेश खैमा हो सकता है? आपको क्या लगता है? आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं काशिफ? मुझे काशिफ की आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है। अच्छा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है आई गेस, उनको मेरा सवाल ही सुनाई नहीं दिया। उज़मा साहिबा आप क्या कहेंगी कि अब जो आने वाले दिन हैं वो किस तरह से इंपॉर्टेंट हैं? जुमे को ये लोग बैठेंगे, उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें वाजे हो जाएंगी, लेकिन अब तक की जो हुकूमत की पॉलिसी है इन सारे मैटर्स को लेकर, पाकिस्तान ने जो फाल किरदार अदा किया है, सिफारती तौर पर जितनी भी एफर्ट्स की हैं, क्योंकि हमारी एक ऑपोजिशन जमात भी है जो ऐसे मौक़ों पर भी ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लेके आती है कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि आप ये बात कहाँ से और कैसे कर रहे हैं, और ये क्रिएट कौन कर रहा है? तो आपको क्या लगता है जो उनके नैरेटिव है वो भी दब जाएंगे? अब उनको भी एक बड़ा अच्छा जवाब मिल जाएगा, वहां से भी एब्सोल्युटली नॉट हो जाएगा, या नहीं अभी नहीं होगा, वो हमारे पीछे ही रहेंगे अभी तक? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, ये वो वक्त है जो हमें एक कौम बन के पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम एक हैं, हम मुत्तहिद हैं, और हम अपने हुकूमत के, अपने इदारों के पीछे खड़े हैं, और हमारी रियासत जो है वो सीसा पिलाई दीवार है, और कौम और यकजा हैं। अब ऐसे में ये एक जो सियासी जमात है, मैं तो अल्लाह माशाल्लाह, अब इनको मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल में शायद इनकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। ये चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, वो हुआ नहीं ना, पाकिस्तान श्रीलंका बना, बल्कि पाकिस्तान जो है वो एक मजबूत पाकिस्तान ने अपने लोहे की दीवार बन के अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। बिल्कुल। और जो मार्का हक जो जीता, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। कोई ट्रम्प, आप देखें, कोई कितनी दफा जो है हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ कर चुके हैं कि वो बड़े जबरदस्त जो हैं वो फाइटर हैं। तो ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। और फिर अब जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने जो कामयाबियां पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दी हैं, तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है, क्योंकि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इस्लाम का किला बनने जा रहा है। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह।
और ठीक। जितने इस्लामी ममालिक हैं वो उनको हमारे पे एतमाद है। देखें ना आपने ये फॉरेन मिनिस्टर्स की जो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी या मीटिंग एग्जैक्टली। हुई थी, हम्म। जाहिर है उनको टर्की को, ये जितने सऊदी अरेबिया और ये इनको खुद अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी थी जो यहाँ पर लोग आए ये थे, बहुत आकर बड़ी बैठे थे, कामयाबी बात की है थी क्योंकि उन्होंने। ये सारे इकोनॉमिकली हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग ममालिक हैं, एग्जैक्टली और हम इनके पीछे पीछे भी लेकिन अगर निकलेंगे तो फिर लेकिन किसी डायरेक्शन में तो इंशाल्लाह पहुंच ही लेकिन जाएंगे। हाँ, लेकिन कोई इनमें न्यूक्लियर नहीं है, राइट। कोई किसी के पास जो एक डिफेंस मैकेनिज्म है और एक जो हमारा जो बेहतरीन आर्म्ड फोर्सेस हैं, बेहतरीन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो किसी के पास नहीं है। आपने डिफेंस की और बात की ये तो मैम ब्रिगेडियर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, आपकी इजाजत से उनसे भी बात करना चाहेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब डिफेंस एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अस्करी हिकमत अमली काम आ गई, स्ट्रेटजी काम आ गई, आपने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी कर ली, सिफारती महाज पर आप बहुत छाए रहे और ये जो कामयाबी है बिलाखिर पाकिस्तान के पास आई है, आप इसको सबसे पहले किस तरह से देख रहे हैं मिलिट्री पर्सपेक्टिव से? पाकिस्तान इज अ राइजिंग जियोपॉलिटिकल पावर। ये मैंने पिछले साल, एक साल पहले कहा था जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई थी, 4 डे वॉर, बट पाकिस्तान वाज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ एंड अचीव एस्केलेशन डोमिनेशन, यानी कि पाकिस्तान ने वो मुकाम हासिल कर लिया था वेयर इंडिया वाज फोर्स्ड टू बैक ऑफ। और उसके बाद से जो होता रहा वो पूरा मैं दोहराऊंगा, यू नो, डिप्लोमेटिक सक्सेसेस एंड मोर रिसेंटली इस साल आपको याद होगा जस्ट कपल ऑफ मंथ बैक टू, इस ईरान जंग शुरू होने से पहले की बात है, 2 दिन पहले अफगानिस्तान से जो मुसलसल दहशतगर्दी हो रही थी, बोथ नॉन स्टेट एक्टर्स एंड द टेररिस्ट रजीम ऑफ काबुल इटसेल्फ, उसके खिलाफ पाकिस्तान ने प्रोएक्टिव ऑपरेशन किए डीप इनसाइड अफगानिस्तान एंड किए भी और अभी तक जारी है। जाके आज के दिन में कहीं उन्होंने बात करनी हुई है अफगानिस्तान के लोगों के रिजीम ने, दे विल नॉट अलाउ टेररिज्म इनटू पाकिस्तान अदरवाइज बिकॉज दे आई थिंक पार्शली एटलीस्ट लर्न अ लेसन, नहीं तो पाकिस्तान मजीद लेसन सिखा देगा उनको। और उसके बाद ये जो 5 हफ्ते की जंग जो हुई है 40 डे प्लस व्हाटएवर ईरान की जंग गल्फ में, उसमें पाकिस्तान का मेन रोल जो था वो मैं पहले दिन से मैंने भी कहा था, हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी, हमारी गवर्नमेंट भी एंड एंटायर नेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, मतलब द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत हुकूमत एवरीबडी शामिल भी हमारे मीडिया के, वो अमन लाने की कोशिश कर रहा था बिकॉज नंबर 1 इट वाज इन पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट कि ये अमन हो गल्फ के अंदर। उसकी जो इम्प्लीकेशन है, चाहे वो हॉर्मोन्स का ऑयल है, चाहे गल्फ स्टेट्स के साथ लड़ाई है, चाहे जो भी है, और एस्केलेशन न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक्स एंड डिसैलिनेशन प्लांट्स पे जहां जा रही थी बात, वो अफोर्डेबल नहीं, नोबडी कुड अफोर्ड इट। और आपको पता है कि एक दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या धमकी दी थी, किस लेवल तक बहुत एस्केलेट कर सकती थी। तो पाकिस्तान वाज trying its best and with the help of other countries like Egypt, Turkey and Saudi Arabia itself, और उसके अलावा चाइना जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उनके साथ, and even Russia and of course talking with the Americans and even conveying to the Israelis indirectly through America because वो दोनों पार्टनर थे ना जंग में ईरान के खिलाफ। Exactly. All told, Pakistan was able to convince all of them and bring them to a ceasefire. और by the way ये बड़ा डिबेट होता रहा पाकिस्तान में भी, आपने सुना होगा बहुत से लोग यहाँ मुख्तलिफ बातें करते थे। I will not comment on that. At least I was saying and the government of Pakistan was very clear कि पहले ceasefire चाहिए, सबसे पहले अब ceasefire होगा तो फिर टॉक्स होंगी। ये नहीं है कि हमारी शर्तें मानो, ऐसे इस तरह होता नहीं है। So ceasefire has come in effect through Pakistan's good efforts and the whole world acknowledges पाकिस्तान को, सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी कर रही है because this was turning into a horrific, if not third world war, at least into a very कैटेस्ट्रोफिक वॉर। एक तो ये, और दूसरा ये कि इस जंग को खत्म करना जरूरी था फॉर ऑल द रीजंस, पाकिस्तान के लिए भी, दुनिया के लिए भी। और उसके साथ हमारी अभी तक अफगानिस्तान के इश्यूज चल रहे हैं और इंडिया भी तैयारी में है, अगरचे उसको पिछले साल जो हुआ उसके साथ वो अब रिवेंज लेना चाहता है या रिक्लेम करना चाहता है अपनी लॉस्ट एवरीथिंग दैट इज लॉस्ट जियोपॉलिटिकली, तो वो उस एफर्ट में है, उस मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहा है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे फॉर इंफॉर्मेशन। और पाकिस्तान है ऑल्सो टू फिनिश ऑफ दिस गल्फ वॉर, और जो पाकिस्तान ने कराई, और आगे से अब 10th को मतलब जो है आपकी डिस्कशन फॉर सीज फायर के बाद, सीज फायर इज द फर्स्ट थिंग एंड पीस मेकिंग इज द सेकंड थिंग ना। पहले सीज फायर हो ताकि वो जो टेम्पर कूल डाउन हो, जो वॉर चल रही है एस्केलेशन से रुक जाए, और अब किसी किस्म के पीस अकॉर्ड में जाए, जो नजर आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प इज कीन ऑन दैट। एंड इरानियंस शुड ऑल्सो, मैंने कल भी कहा था,
और हमारी गवर्नमेंट ने भी कहा, आपको पता कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक मैसेज कन्वे टू ईरान आल्सो कि दे हैव टू टोन डाउन देमसेल्व्स आल्सो, क्योंकि कोई भी साइड एस्केलेट करेगी तो फिर बात बढ़ जाएगी ना, फिर जंग अमन तो नहीं होगा, फिर जंग ही होगी। बिल्कुल। तो इसलिए ऑल साइड्स हैव टू कम डाउन टू व्हाट इज कॉल्ड द मिनिमम लिस्ट, यानी कम से कम जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस पे आए, नॉट नॉट ज्यादा से ज्यादा। Yeah, let's start with the minimum. Let's start with the bare minimum and at least from the bottom. आप ब्रिगेडियर साहब साथ ही रहेगा, उज़मा साहिबा साथ है। उज़मा साहिबा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, पाकिस्तान ने या दूसरे मुल्कों ने जो एफर्ट्स की, ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमने मिलिट्री इंटरफेरेंस के जरिए अपनी उन सलाहियतों को भी इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा का कोई मौसर किरदार हमने नहीं देखा। आप देखें कि OIC का कोई किरदार हमने नहीं देखा, तो ये सिर्फ बयानात के लिए हैं। इस तरह की जो मेजर सिचुएशंस हैं, जो सीरियस कंसर्न्स हैं, जो दुनिया के अमन को लाहक होते हैं, उनके अंदर आप क्या समझती हैं कि इनका कोई मेजर रोल नहीं होना चाहिए? देखें, ये कमाल हैरत बात है ना कि यूनाइटेड नेशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्यों बनाई गई थी? वो इसीलिए बनाई गई थी कि अब दुनिया को तीसरी आलमी जंग का जो खतरा है ना, कभी लाहक ना हो। और उतना ही वो ये यूनाइटेड नेशंस जो है वो फेल हो चुकी है, क्योंकि कोई किसी किस्म से ये जो इजराइल ने गाजा में जुल्म और क़यामत ढाई, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस के हैं वो मतलब है कह के थक गए कि खुदा के लिए ये बंद करो, ये जेनोसाइड है, ये जो बच्चों को तुम लोग शहीद कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो। लेकिन इजराइल के कान पे जू नहीं रेंगी। और वो अमेरिका की, आपको पता है कि वो ज़ायनिज़्म जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि वो अमेरिका भी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि उनके पीछे आपको खड़ा हुआ नजर आया। और जाहिर है जब वेस्ट इकट्ठा होता है तो फिर ये नेटो के सारे अलायंस भी आ जाती है। तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और OIC का तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये OIC जो है बिल्कुल इनइफेक्टिव। हालांकि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो तकरीबन 55-60 के करीब ममालिक हैं, लेकिन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर जो है सिर्फ पाकिस्तान है जी। और अब पाकिस्तान जो है वो इन सारे मुस्लिम ममालिक का महवर बनता चला जा रहा है, क्योंकि इन सबको पता चल गया है कि माइट इज राइट वाली कहानी है। अगर आप अपने आप मिलिटरीली और आपके जो आपकी डिफेंस का जो मैकेनिज्म है वो स्ट्रांग है, तो फिर आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और पाकिस्तान ने ये प्रूव कर दिया है पूरी दुनिया को कि वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और उसकी जो हमारे जो लीडरशिप है मिलिट्री की, उनकी स्ट्रेटजी जो है, उसने भारत को इतनी इबरतनाक शिकस्त दी है कि उनको समझ नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या है। तो ये जो है ये एक्नॉलेजमेंट जो है अब पूरी दुनिया कर रही है, इसलिए पाकिस्तान एक रीजनल पावर बन के उभर रहा है। और इसका आगे भी अब हमने इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है। जब लोग ये समझेंगे कि जी ये तो एक बड़ा मजबूत मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, ये अपने आप को इतने जबरदस्त तरीके से डिफेंड कर सकते हैं, ये लोगों को आपस में लड़ने से जो है वो रोक सकते हैं, तो फिर लोगों का कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप होगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला कि वो सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी, सिक्योर हो जाएगी। वो लोग कहेंगे कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेफ है, महफूज है, तो हम क्यों ना यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस खित्ते में सबसे ज्यादा जो रीजनल पावर बन के जो उभर रहा है वो इस वक्त पाकिस्तान है। तो अल्लाह का बड़ा करम है पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल ठीक। काशिफ आप साथ ही हैं? जी। अच्छा काशिफ, आप ये बताइए कि अब सिचुएशन कदरे क्लियर हो गई है ना जब, तो आपको लगता है कि अब ये जो सीज फायर हुई है, इसराइल की इसके अंदर रजामंदी है या नहीं है? अपेरेंटली नहीं है, क्योंकि हम देख रहे थे कि दो बयानात आ रहे थे। अमेरिका चाह रहा था कि एज सुन एज पॉसिबल इसको ख़त्म कर दें, मार्च से उसने कहना शुरू कर दिया था और हमें भी पता चलना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल खामोश है। अगर वो कोई शरारत करता है, अगर इसको सबोताज करने की कोशिश करता है, तो क्या सिचुएशन बिल्कुल डिफ्यूज हो जाएगी, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी? और दूसरा, अब इसके बाद क्या आप मिडिल ईस्ट में ताकत के तवाज़ुन में कोई हल्की फुल्की तब्दीली या कोई बड़ी तब्दीली देख रहे हैं काशिफ?
देखिए, बुनियादी तौर पे जो इसराइल का बिहेवियर है वो तो शायद इसके हक में नहीं था कि सीज फायर हो और ये मामला जो है वो अमन की तरफ जाए, क्योंकि इसराइल ने आज लिबनान के ऊपर फिर अटैक किए हैं, जिसके बाद ईरान की तरफ से ये बयान सामने आया कि अगर लिबनान पर अटैक जारी रहे तो ईरान पीस प्रोसेस से पीछे हट जाएगा। और इस सारे सिचुएशन में ये तो इंटेंशन मालूम हो गई इसराइल की, इसराइल इस सारी चीजों में पीस प्रोसेस नहीं चाहता। इसराइल ही चाहता है कि ये मामला आगे बढ़े और ये मामला इस कदर आगे बढ़े कि तमाम जो खलीजी ममालिक हैं और सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक ईरान के जारी रहे, ताकि सऊदी अरेबिया जो है वो इस जंग का हिस्सा बने। और सऊदी अरेबिया अगर इस जंग का हिस्सा बनता तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पोजीशन डिफरेंट होती है। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया की जानिब से बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया है, बड़े तरीके से तहम्मुल का मुजाहरा किया गया है। गो के जो पीस प्रोसेस शुरू हो चुका था उसको सबूताज करने के लिए दोबारा अटैक किए गए ईरान के ऊपर, जिसके जवाब में ईरान की जानिब से सऊदी अरेबिया में अटैक किया गया। लेकिन उस सब के बावजूद जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अंदरूनी और बैरूनी साजिशें, वो सब के बावजूद सऊदी अरेबिया ने वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, दुबई ने किया, कुवैत, बहरीन, सारे गल्फ कंट्रीज ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, नो डाउट। जिसके बाद ये हो सका। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो अगर इसराइल की जानिब से लिबनान के ऊपर अटैक किया जा रहा है और लिबनान को तक निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद ईरान की तरफ से एक बयान सामने आया, तो इस तरह इसराइल की इंटेंशन सामने है। और इसराइल की इंटेंशन इसलिए भी है कि इसराइल का जो अनाउंस्ड और अनअनाउंस्ड पार्टनर है भारत, उनको खासी तकलीफ है पाकिस्तान के सालसी के किरदार के ऊपर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जिस तरह से ये सारा मामला यहाँ तक पहुंचा और 10 अप्रैल को यहाँ पर एक पीस प्रोसेस की एक सीरियस टॉक्स होने जा रही है पाकिस्तान में, तो उससे मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो देर पर अमन का मुआहदा करवाने में कामयाब हो जाएगा और ईरान से जो इक्तिसादी पाबंदियां हैं वो लिफ्ट हो जाएंगी। ईरान भी इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करेगा। और काशिफ, लिफ्ट अगर नहीं भी होती तो जो ब्रिगेडियर साहब ने बोला वो बड़ी सेन बात है कि एटलीस्ट उनको इनिशिएट तो कर पाएंगे, एटलीस्ट कोई नुक्ता आगाज तो होगा, बेहतरी होने के चांसेस तो होंगे। बुनियादी तौर पे देखिए, मैं अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री को देख लें तो जिस वक्त इराक के ऊपर अटैक किया गया था तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि यूरेनियम की अफजोर्दगी हो रही है, और इसी तरह ईरान के ऊपर भी यही बात है, जबकि ईरान इसकी बिला शिरकत गैर वो है तरदीद करता रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में वो ये है कि नेटो के मुमालिक अमेरिका के साथ नहीं है, जिसका इजहार खुद ट्रंप जो है वो बाकायदगी से कर चुके हैं कि नेटो मालिक ने उनका साथ नहीं दिया। यूरोप ने डिसअपॉइंट किया, यूरोप ने और बरतानिया ने एक अपनी डिफरेंट लाइन ली, क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ जो है वो आज तक उसकी इंपॉर्टेंस शायद मुमालिक को मालूम नहीं थी, लेकिन इसको जो एनर्जी की शहरक मैं कहता हूँ अबनाए हुर्मुज़ को, इसकी जो 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 इंपॉर्टेंस सामने आई है, उसके बाद मैं समझता हूँ हर मुल्क ने अपनी जो है वो एक लाइन ली है, और किसी एक मुल्क और बिलखुसूस अमेरिका के कहने पे तमाम नेटो जो है मुमालिक इकट्ठे होकर उन्होंने किसी मुल्क के ऊपर चढ़ाई नहीं की। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और विजनरी इनिशिएटिव है। इससे अमन की जीत होगी, तरक्की की जीत होगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जीत होगी, जिंदगियों की जीत होगी। लेकिन इसराइल और भारत उनके इरादे कुछ और है ना काशिफ, वो तो चाहते ही कुछ और हैं, उनके ड्रीम्स और गोल्स ही कुछ और हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक जुमला देखिए, एक सारी सूरत हाल को आप पॉलिटिकली सूरत हाल में जरूर एनालाइज कीजिए कि भारत के अंदर भी चंद स्टेट्स हैं जिधर इलेक्शन होने मकसूद है, इसराइल के अंदर भी इलेक्शन हम बहुत अच्छे से इस बात को समझते भी हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप को भी सिर्फ यही खतरा है, इस बात से भी अग्री करें कि वहां पर उसको बहुत ज्यादा ऑपोजिशन का सामना है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है उसके ऊपर, लोग उसके खिलाफ वोट दे रहे हैं कि आप जंग में गए क्यों, अब अगर गए हैं तो यहां से विड्रॉ करें, एज सुन एज पॉसिबल निकले, वहां पर उसकी पोजीशन को भी खतरा है। तो इसमें बहुत सारे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। आई अंडरस्टैंड काशिफ। ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाना चाहूंगी। सर, ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है अभी, इसके अंदर अगर आप एक मिलिट्री एंगल से देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि कहां पर चेंजेस हुई हैं कन्वेंशनल वॉरफेयर से लेकर अब हमें क्या सीखने को मिला है, कितनी चेंजेस आई हैं, और इसके बाद दूसरा कनेक्टिंग क्वेश्चन लीजिएगा, वही सेम सवाल कि इसराइल इस पर रजामंद नहीं है, मान नहीं रहा, लेबनान पर अटैक कर दिया, तो सिचुएशन खराब कर सकता है आने वाले दिनों में वो। सर, आपके सवाल के दो हिस्से हैं, वन इज द ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लेसन्स ऑफ दिस ईरान वॉर, गल्फ वॉर, एंड सेकंड इज इसराइल्स स्पॉइलर रोल इन दिस पीस एफर्ट। ये दो बेसिक आपके पॉइंट्स हैं। और इसमें पहली बात तो ये है कि देखें, मैं आई एम नॉट जस्ट अ डिफेंस एनालिस्ट, आई एम अ जियोपॉलिटिशियन, जियोपॉलिटिक्स की किताबें हैं मेरी, एंड मिलिट्री हिस्टोरियन एंड ऑल दैट। तो पहला बात मैं ये करना चाहता हूँ आपको, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि एवोल्यूशन ऑफ वॉर
जिस तरह एवोल्यूशन है ना, पॉलिटिकल एवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक्स, उस तरह वॉर की भी एवोल्यूशन होती है। एंड एवरी न्यू मेजर वॉर ब्रिंग्स आउट न्यू लेसन, नंबर वन। एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी जो बनती है, सिविलियन टेक्नोलॉजीज वो ड्यूल यूज हो जाती है ना, वो मिलिट्री में आ जाती है। तो इससे पहले जो बड़ी वॉर हुई या हो रही है एक्चुअली, और जिससे लेसन निकले थे उसका नाम था यूक्रेन रशिया वॉर, जो पिछले 4 साल से चल रही। काफी लेसन निकले, इस पर किताबें लिखी गई, मैं भी लिख रहा हूँ न्यू बुक। तो मेरी पुरानी पहली किताबें हैं ग्वादर ऑन दी ग्लोबल चेस बोर्ड एंड जियोपॉलिटिक्स पाकिस्तान, आई जियोपॉलिटिक्स। तो अब यूक्रेन वॉर से लेसन निकले थे और वो लेसन कुछ इधर मजीद इंप्रूव हो गए हैं। लेसन नंबर 1, मतलब वो तो फिर लंबी एक उसके लिए तो अलग प्रोग्राम कर ले, अगर आपने सारे लेसन सुनने हैं। मैं आपको उसको बिल्कुल ब्रीफ कर देता हूँ। वो ये देखिए, बेसिकली चीज ये है, पहले जियोपॉलिटिकली लोग इसको समझते हैं, ये मतलब क्योंकि इतना वाकिफ नहीं है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये ईरान की लड़ाई है अमेरिका से और इसराइल से। यस ऑफ कोर्स वो तो है, इसराइल और अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया। आप इसको सी द बिगर पिक्चर, दिस इज अ वॉर, और ये वॉर्स कंटिन्यूस हैं। दिस इज अ वॉर गोइंग ऑन इन यूक्रेन। मैं यूक्रेन से रिलेट करता हूँ। तो यूक्रेन में रशिया ने हमला किया, तो यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है ये पिछले 4 सालों से? वरना आपका ख्याल है यूक्रेन लड़ सकता था रशिया के खिलाफ 4 सालों से? मैं एज अ मिलिट्री स्टोरी आपको बता रहा हूँ, नो क्वेश्चन। तो वो नेटो यूएसए वो उसको लड़ाते रहे हैं, अभी भी लड़ा रहे हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। इधर ईरान के केस में अगर ईरानीज ने बहादुरी दिखाई है, हिम्मत दिखाई है, कुर्बानी की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आर चाइनीज एंड रशियंस बाय द वे। ये जो ईरान के मिसाइल एक्यूरेटली लग रहे हैं, वो कैसे लग रहे हैं एक्यूरेटली? समबडी नीड सैटेलाइट्स। आप समझे इस बात को, मैं ज्यादा उस पर कहना नहीं चाहता, दैट्स इनफ इशारे के तौर पे। सो इट्स आल्सो अ वॉर बिटवीन, आई मीन जिस तरह इसको कहते हैं वॉर, प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट अ सुपर पावर, अगेंस्ट अ ग्रेट पावर, ये इसकी टर्मिनोलॉजी है जियोपॉलिटिक्स की जबान में। यानी कि यूक्रेन को यूज किया रशिया से लड़ने के लिए, इधर ईरान को यूज किया अमेरिका से लड़ने के लिए, मतलब दूसरी अदर साइड। आपको समझ आएगी मैंने क्या कहा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कि मतलब ईरान इज बीइंग सपोर्टेड बाय समबडी, दिस इज वन पॉइंट। और उसमें से जो मेन चीज है ना, वो ये है कि जो इसकी नए वेपन्स आए हैं, वो तो फिर आप देखेंगे ड्रोन्स की और मिसाइल्स की जो है यूटिलिटी आपने देख ली है। आपने एक चीज नोट की है कि इसके अंदर कोई एयर कॉम्बैट नहीं हुई है जिसमें ईरान के एयरफोर्स ने उड़ के इसराइली जहाजों से लड़ाई की हो बड़ी, या अमेरिका के साथ। जिस तरह हमने तो पहले दिन 40 मिनट में इंडिया के 5-6 जहाज गिरा दिए थे। सो कहने का मतलब है both have used different things. America has used its navy and air force, and Israel has used its air force, and Iran has used its missiles and drones. ये मतलब it was a limited war, limited this, इस पे सब कुछ जमीनी फौजें नहीं आई, सब कुछ नहीं हुआ। और अभी ये उस लेवल तक एस्केलेशन की जा रही थी जहां पर जिसके लिए हम कह रहे थे रुको, और पाकिस्तान ने भरपूर इसमें कार्रवाई करके उसको रुकवा दिया। नंबर 1, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब आपके इसके बाकी बातें वो तफसील में आप एक अलग प्रोग्राम कर लें, दिस लॉन्ग लेसन्स ऑफ वॉर के बहुत सी और पॉइंट्स नहीं है, वो दैट कैन बी डन इन अ लॉन्ग प्रोग्राम। जो इसराइल वाला आपका सवाल है, उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इसराइल वांट्स मोर देन दिस, जो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें अगर अमेरिका इससे विड्रॉ कर जाएगा ना इस वॉर से, जो नजर आ रहा है कि करेगा, अंडर व्हाटएवर अरेंजमेंट इज मेड थ्रू पाकिस्तान एंड ईरान आल्सो शुड एग्री टू टर्म्स, मतलब म्यूचुअल टर्म्स, तो इसराइल के लिए अकेला वॉर कंडक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा ईरान के खिलाफ। एक तो ये, हाँ, दूसरी वॉर कंटिन्यू करेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो टुमारो मॉर्निंग और आफ्टर दिस दे विल बिकम फ्रेंड्स, दे विल नॉट बिकम फ्रेंड्स, दे विल रिमेन एनिमीज एंड वॉर्स विल कंटिन्यू। बट दिस हॉट वॉर व्हिच वाज एन एस्केलेटिंग वॉर एंड व्हिच वाज बिकमिंग अ वॉर ऑफ मेनी नेशंस एंड बिकमिंग क्या कहती हैं, इट्स नॉट अ वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड एट वॉर। मतलब देखिए ना कितनी दुनिया इसमें शामिल हो रही थी और खौफनाक हो रही थी, वो वॉर रोक दी गई है अभी के लिए, एंड मे बी फॉर सम इयर्स। ये सिचुएशन है। जहां तक आर्किटेक्चर ऑफ सिक्योरिटी फॉर मिडल ईस्ट कंसर्न है, मैं इस पर भी बहुत काम किया हमने एज अ थिंक टैंक, तो उसके लिए बहुत उसमें नए प्लेयर्स आ गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान है, अलॉन्ग विद तुर्की and Egypt also, plus Saudi Arabia. So they will be the new, besides America, which was always there, they will be the new force in the Middle East. ब्रिगेडियर साहब, उस पर हम एक डिटेल बात कर लेंगे अभी, बिकॉज वक्त की भी कमी है, और उज़मा साहिबा से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने के लिए मुझे बार बार कहा जा रहा है। उज़मा साहिबा, अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ पर एक अच्छी बड़ी खुशखबरी आ गई है, तो वजीर आजम साहब भी एक खुशखबरी दे दें, आबनाए हुर्मस खुल गया है, तो पेट्रोल की कीमतें भी थोड़ी नीचे आ जाएं और एक अच्छी सी तगड़ी सी खूबसूरत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, होने जा रहा है ऐसा या नहीं? देखिए, बात सारी ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक इकोनॉमिक क्रंच को फेस कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा, क्यों, और पाकिस्तान को तो चैलेंज ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि वी आर नॉट एन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री।
हम अपना ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनली जब कीमत बढ़ती है तो वो जाहिर है उसका सबसे पहले इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर होता है। और चूंकि हमारा टैक्सेशन का इतना फ्लॉड सिस्टम है कि हम लेवी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं, बिल्कुल। तो वो पेट्रोल की कीमत एकदम से जब बढ़ती है तो वो हर चीज उसके साथ लिंक्ड होती है। लेकिन आप देखें इसके बावजूद 80 रुपए जो है वो कमी की गई। और प्राइम मिनिस्टर ने मुस्तरद कर दिया वो जो और इंक्रीज का जो उनका भेजा गया था प्रपोजल। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप बस ये दुआ करें कि दुनिया नॉर्मलाइज होने की तरफ जाए, दुनिया में अमन आए, हर चीज फिर वापस एक स्टेबल पोजीशन, इकोनॉमिक ग्रोथ जब दोबारा शुरू हो। देखें क्योंकि जब तक अमन नहीं होता कुछ भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। और हर चीज जो है वो हर चीज जवाल की तरफ जाती है, हर चीज जो है वो उसको नुकसान होता है और कोई चीज जो है वो प्रोग्रेस या तरक्की की तरफ नहीं जा सकती। बिल्कुल। तो अगर जब दुनिया में अमन आएगा, पाकिस्तान में भी सबसे पहले मैं समझती हूँ कि अब सबसे ज्यादा जो खुशहाली के चांसेस हैं वो पाकिस्तान में हैं, क्योंकि पाकिस्तान पे अब लोगों को एतमाद हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो एक तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स बहुत है, यूथ बल्ज हमारा बहुत है, फिर ऊपर से नेचुरल हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं। सिर्फ हमने अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अट्रैक्ट करना है और उसके लिए हमें बहुत अच्छी पॉलिसीज बनानी है, बहुत सी रिलैक्सेशंस देनी है। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सॉरी टू कट यू ऑफ उज़मा साहिबा, वक्त की किल्लत है, क्लोजिंग का कहा जा रहा है बार बार। बहुत शुक्रिया उज़मा कारदार साहिबा गुफ्तगू करी थी। काशिफ रफीक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब शामिल गुफ्तगू थे। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब ये है नाज़रीन कि जो सीज़ फायर है, ये सीज़ फायर सिर्फ एक वक्ती वक्फा है, ये टाइम बारगेन करने की पोजीशन है। जो फरीक इस पर बैठे हैं, जिन्होंने इसके ऊपर रजामंदी का इजहार किया है, या फिर वाकई अमन चाहते हैं दोनों तरफ से ये चाहत है और दोनों तरफ से ये चाहा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान अगर इंटरवीन कर रहा है, पाकिस्तान अगर बैठ रहा है तो एक सीरियस पीस टॉक हो, सीरियस पीस प्रोसेस को आगे लेकर चले, जिसके अंदर पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबली जो इन्फ्लेशन और बाकी चैलेंजेस आ रहे हैं दुनिया को, उनमें वाकई कमी करनी है। तो अब हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह जुमे को जो होगी बातचीत, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि वो कितनी फ्रूटफुल होती है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी ये सोचने और समझने की ज़रूरत है और इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि इस पूरे एपिसोड से हमने क्या सीखा, इस इवेंट के अंदर पाकिस्तान के लिए क्या छुपा हुआ था और पाकिस्तान यहाँ से कितना आगे जा सकता है, कितना बेहतर पोजीशन ले सकता है। शो का वक्त खत्म, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।